प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और चैप्टर की तमाम एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर की थ्योरी के जितने भी आर्टिकल्स थे उन सब आर्टिकल्स को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको आर्टिकल्स समझाए हैं और इसके साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी बनवाए हैं और साथ के साथ ये भी बताया कि आपके पेपर में किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपने किस तरह से उन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले थ्योरी के लेक्चर सुनिए। उनको सुनने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 3.1। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.1 की स्टेटमेंट क्या है? देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेसिकली मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को समझें। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो उसके बाद आपने वहां से देखना है कि क्या क्या चीज आपको गिवन है। जब आपको ये भी पता चल जाए कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज गिवन है, उसके बाद आपने ढूंढना है कि फाइंड क्या करना है। जब आप ये देख लेंगे कि आपको गिवन क्या है और उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, देन आपने इन दोनों चीजों को देखते हुए यानी गिवन और रिक्वायर्ड को देखते हुए फार्मूला डिसाइड करना है। जब आप फार्मूला डिसाइड कर लेंगे देन उसमें उठाकर वैल्यूज पुट कर देंगे तो फाइनली न्यूमेरिकल का आंसर आपको मिल जाएगा, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है। जैसे यहां पर कह रहे हैं अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। कहते हैं कि एक लेजर बीम है जिसको अर्थ से मून की तरफ डायरेक्ट किया गया है। अब मान लीजिए यहां पर अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, यानी ये वो पर्सन है जो कि लेजर लाइट को डायरेक्ट कर रहा है मून पर। और यहां पर इमेजिनरी कंसीडर कर लीजिए कि ये मून है। अब कहता क्या है? द बीम स्प्रेड्स ओवर ए डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर। क्या कहता है? देखिए, जब यहां से लेजर लाइट वो मून की तरफ डायरेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली मून पर एक सर्कल फॉर्म होगा। ऐसे ही होता है। अगर आप एक टॉर्च लें और उसको आप इस तरह से दीवार पर डायरेक्ट करें तो वहां से आपको पता चलेगा कि एक सर्कल बनता है दीवार पर। सिमिलरली जब ये पर्सन लेजर लाइट को मून की तरफ डायरेक्ट करेगा तो मून पर क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। कहता है कि वो जो सर्कल फॉर्म हुआ है उसका डायमीटर कितना है? 2.50 मीटर। मान लीजिए यहां पर ये मून है और मून के ऊपर एक सर्कल फॉर्म हुआ है कुछ इस तरह का। अब ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है? यहां से यहां तक 2.50 मीटर। कितना है? 2.50 मीटर। सबसे पहले न्यूमेरिकल का सेंस आपको समझ आना चाहिए। एक्चुअली यहां पर मैं आपको इसका सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल में कहा क्या जा रहा है। अब देन क्या कहता है? एट द मून सरफेस, मून की सरफेस पर, ये मून है यहां पर, उसके ऊपर ये एक सर्कल फॉर्म हुआ है जो कि इसने डायरेक्ट की है यहां से लेजर लाइट। तो वैसे लेजर लाइट जब उस पर जाके पड़ेगी तो आपको एक सर्कल सा नजर आएगा। कहते हैं कि उस सर्कल का डायमीटर कितना है? 2.50 मीटर। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? अब देखिए ये बीम गई किस तरह से थी? यहां से कुछ इस तरह से गई थी, यहां से कुछ इस तरह से। ऑब्वियसली लेजर लाइट जाके स्प्रेड हुई है ना मून पर, तो इस तरह से जाके उसने एक सर्कल फॉर्म किया। कहते हैं कि डाइवर्जेंस एंगल आपने फाइंड करना है। डाइवर्जेंस एंगल का क्या मतलब है? यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा, आपने उस थीटा को फाइंड करना है। अब यहां पर हमने अर्थ कंसीडर की है, ये पर्सन अर्थ पर है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, कहता है कि अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। कितना है?
3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा r, अगर हम इसको r कह दें यानी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ये r है, और यहां पर इसको हम क्या कह दें, s कह दें, कह सकते हैं, बिल्कुल s कह सकते हैं, आर्क लेंथ बन रही है। अगर इसको हम इस तरह से कंप्लीट करें तो ये एक बड़ा सा सर्कल बनेगा इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है कि ये एक आर्क लेंथ है s। अगर इसको हम आर्क लेंथ s कंसिडर करें, इसको हम r लें डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, और इसको थीटा लें एंगल को, तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है s इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने लेक्चर सुने हुए होंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां से थीटा को एक तरफ कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, s ओवर r। अब s की वैल्यू भी उठाकर मैं यहां पे पुट कर दूं, r की वैल्यू भी उठाकर पुट कर दूं, तो मुझे थीटा मिल जाएगा रेडियंस में, थीटा मिल जाएगा रेडियन में। तो यही हमने इसमें करना है, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल, कि यहां पर ये जो एंगल बनता है, देखिए ये डाइवर्ज हो रही है ना, यहां से निकली डाइवर्ज होते 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 मून पर गई, यहां पर एक सर्कल फॉर्म कर दिया, ये डाइवर्जेंस एंगल है जो कि इन टू रेज के दरमियान बन रहा है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली हेडिंग हमने क्या लगानी होती है, डेटा। सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे, फिर रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला, सॉल्यूशन एंड देन आंसर। जब आप इस तरह से 5 हेडिंग्स लगाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो फिर पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, डेटा। तो डेटा की हेडिंग लगाकर यहां पर डेटा लिख देंगे। सबसे पहले क्या चीज दी हुई है, द बीम स्प्रेड्स ओवर ए डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर, इसका मतलब है कि ये आर्क लेंथ है। तो अगर मैं इसको कह दूं आर्क लेंथ, क्योंकि डेटा को आपने अपने फार्मूला के मुताबिक लिखना होता है, तो यहां पर एस क्या एक्चुअली आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कितनी है, 2.50 मीटर। अब ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड थिंग क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज, मून फ्रॉम अर्थ इज, उसको हमने क्या कहा था यहां पर r, तो r इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में हमने वो चीज दिखनी है जो कि इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाकर वो लिख देंगे जो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस एंगल, डाइवर्जेंस एंगल। तो डाइवर्जेंस एंगल को हमने फाइंड करना है, इसको क्या कहना है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी, फार्मूला। तो फार्मूला वाली हेडिंग में फार्मूला उठाकर लिख देंगे। फार्मूला अभी यहां पर मैंने आपको बताया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, जस्ट इस फार्मूला में उठाकर वैल्यूज को पुट कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब फाइंड एक्चुअली क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से थीटा को निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 किस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 से क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। देखिए आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पीछे थीटा बचेगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज वी गेट, वैल्यूज पुट करने पर हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस कितना है, 2.50 मीटर। तो लिख दीजिए 2.50 मीटर डिवाइडेड बाय आर है, तो आर की क्या वैल्यू है, 3.8। 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। अब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आंसर आता है 6.57894736 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। लेकिन आपने ये सारे डिजिट्स यहाँ पर उठाकर नहीं लिख देने, बल्कि राउंड ऑफ करके लिखने हैं। और राउंड ऑफ के रूल्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो सारे के सारे रूल्स आपको याद होंगे। उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.57 को जब राउंड ऑफ करेंगे, 7 क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो जो पिछला 5 है वो क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9
मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी यूनिट क्या बचेगा भाई, मीटर मीटर तो कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि लेंस की रेशियो थी दोनों। तो थीटा का यूनिट आपने क्या पढ़ा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसका हमने एक यूनिट पढ़ा था रेडियन, तो यहाँ पे फिर क्या यूनिट हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होल्ड इस वक्त करता है जब थीटा रेडियन में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिट क्या होगा, रेडियन। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगानी है, आंसर। आंसर की हेडिंग लगा के वहां पर जो कुछ पूछा गया था उसको डायरेक्टली लिख देना है कि आंसर ये है। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम, तो आप क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ रेडियन। डाइवर्जेंस एंगल of the beam is 6.6 multiplied by 10⁻⁹ रेडियन। तो यहां पर ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 3.1 कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि जो कार है, एक कार है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए एक कार है जो कि कितनी लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 108 किलोमीटर पर आवर की लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसका जो एक व्हील है, ऑब्वियसली सारे व्हील एक ही तरह के होंगे, एक व्हील हम कंसिडर करते हैं, यहां पर भी व्हील होगा, यहां पर भी व्हील होगा, सिमिलरली दूसरी साइड्स पर भी व्हील होंगे। तो यहां पर किसी भी एक व्हील को कंसिडर कर लें क्योंकि सारे व्हील्स जो है वो एक ही तरह के होंगे। तो व्हील हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। कहता है कि जो व्हील है इसका जो ये जो डायमीटर है ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब कहते हैं फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कि इस व्हील की एंगुलर स्पीड को फाइंड कीजिए। इसका मतलब है कि हमें v गिवन है और दूसरा d गिवन है। d से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, r। अगर हम r इज इक्वल टू d/2 कर लें तो यहां से हमें r मिल सकता है। अब यहां से r भी मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटीज एंड एंगुलर वेलोसिटीज। इसका एक प्रॉपर पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां पर अगर हम ओमेगा फाइंड कर लें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v ओवर r। तो इस रिलेशन में अगर हम v की वैल्यू भी पुट कर दें और r की वैल्यू भी पुट कर दें तो यहां से ओमेगा निकल कर आ जाएगा। यहां से पहले जो ओमेगा निकल कर आएगा वो किस में होगा, रेडियन पर सेकंड में होगा। उसके बाद हम उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस तरह हमें दोनों यूनिट्स में ये मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा, और डेटा में ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको ऐसा यूनिट्स में ही लिखना होगा। तो सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं डेटा। डेटा की हेडिंग में सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको कन्वर्ट करना समझाया हुआ है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। एक्चुअल यूनिट तो ये वाला है ना, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट, इसलिए यहां से किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और ये कन्वर्जन का प्रोसेस मैं आपको पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में भी और इससे पहले भी। तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, 108 किलोमीटर पर आवर है। मैं अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से लिख सकता हूं, किलोमीटर पर आवर। वैसे लिखना इसी तरह से होता है, ये वाली नोटेशन आपने नहीं यूज करनी। अब यहां पर किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो किस तरह से करेंगे, 108 किलोमीटर को मीटर में कर दीजिए, यानी किलो 10⁻³ की होता है, एक प्रीफिक्स है 1000, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। अब नीचे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड ही नीचे लिखेंगे। आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे इसको नीचे ही। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये सेकंड मिल जाएंगे। देखें 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, जी मैं आपको पहले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में क्लियर कर चुका हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या हो जाएगा, 3600। तो 3600 लिख दीजिए, और यूनिट क्या बनेगा, मीटर। ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड पावर -1, तो मीटर पर सेकंड यूनिट बन गया। तो यहां से मैं किस तरह से लिखूंगा,
दिस implies that v is equal to 108 multiplied by 1000 divided by 3600 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और जनरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान से कैलकुलेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज गिवन है, इफ इट्स व्हील हैज ए डायामीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर दिया हुआ है तो डायामीटर लिख दीजिए, डायामीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर मैं r फाइंड करूं तो r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यूनिट साथ साथ लाजमी लिखने हैं। जब 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब यहां पर सेंटीमीटर क्या है, ऐसा यूनिट तो नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो किस तरह से हो जाएगा, r इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², सेंटी 10⁻⁻² के इक्वल होता है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था। अब फिर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि सेंटी की जगह पर 10⁻² आ चुका है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे, रिक्वायर्ड में क्या लिख देंगे, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट हेडिंग अब हमने क्या लगानी है, फार्मूला की, और फार्मूला में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो फार्मूला की हेडिंग लगा दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में उठाकर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर है, तो वी की वैल्यू पुट कीजिए 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है आर, आर की आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है पुट करें, क्योंकि हमने दोनों लिखी हुई है। अगर मैं यही पुट करूं 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर, -2 मीटर। अब यहां पर क्या होगा, ये 30 और 30 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मीटर और मीटर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये 10⁻⁻² बाकी बचेगा, जब ये ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, और उसको हम क्या लिखते हैं 100। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी सिंपल कैलकुलेशंस आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 100, यहां से मीटर मीटर तो कैंसिल होगा, लेकिन मीटर मीटर कैंसिल करते वक्त आपने देखना है थीटा को जरा ज़हन में लाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, उसका यूनिट क्या होता था, रेडियन। तो यहां पे भी जब मीटर मीटर कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, रेडियन आएगा ना। तो लिखें रेडियन, साथ में बाकी क्या बचा, पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का यूनिट यही होता है, ऐसा ही रेडियन पर सेकंड। अब हमने किस में एक्सप्रेस करना है इसको, रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी। पहले इसको आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें ताकि पता चल जाए कि आप एक आंसर निकाल चुके हैं। यहां पर नीचे लिखें, सिंस 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। क्योंकि 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, एक सर्कुलर पाथ में अगर यहां से स्टार्ट करेगा तो वापस यहीं पर आकर एंड करेगा 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन कितने की इक्वल होती है, 2 पाई रेडियन के। आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है और फिजिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले आर्टिकल में। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से अगर मैं 1 रेडियन फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई नीचे आ जाएगा, 1/2 पाई रेवोल्यूशन बन जाएगा, 1/2 पाई रेवोल्यूशन कमसो। जब 1 रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन की इक्वल है तो मैं यहां पर इस रेडियन की जगह पे पुट कर सकता हूं 1/2 पाई रेवोल्यूशन, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई। अब रेडियन की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 पाई रेवोल्यूशन, 1/2 पाई रेवोल्यूशन, साथ में पर सेकंड इसी तरह से।
अब अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर कुछ आता है 15.9235, आगे से चलता जाता है। लेकिन जब भी आप रेवोल्यूशन वाला यूनिट यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप आंसर को होल नंबर्स में एक्सप्रेस करें, वो बहुत बेहतर रहता है। अगर करीब करीब हो, जिस तरह यहाँ पर 15.92 है तो इसको हम 16 लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 16 होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दरमियान में हो ना, जैसे 0.5 है, तो उसको आपने 1 या 0 नहीं कर देना, वहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बिल्कुल करीब करीब हो तो यूनिट जब रेवोल्यूशन होता है और वैल्यू जो है किसी होल नंबर को करीब करीब टच कर रही हो तो वहाँ पर आपने वही होल नंबर लिख देना होता है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यही आंसर आपकी बुक पर भी। इसको भी आप क्या कर दें, एक बॉक्स में बंद कर दें। अब यहां पर नीचे आप आंसर की हेडिंग लगाएंगे, आंसर की हेडिंग लगाकर वही जो क्वेश्चन में पूछ रहा था उसी को आपने टारगेट कर देना है। कह रहा था फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। इन रेडियन पर सेकेंड द एंगुलर स्पीड कितनी है, 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड, एंड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड द एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यहां पर जिस तरह से आप इंग्लिश में आंसर की हेडिंग लगाकर नीचे सेंटेंस लिख देते हैं तो उसका बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 3.2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि रन कर रही है, यानी घूम रही है इस तरह से तेजी से, 1800 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती है 1 मिनट में, यानी 1800 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ये किसका यूनिट था, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट था। इसका मतलब है कि आपको ये एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। कहते हैं कि मोटर को फिर स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जब मोटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो क्या वो वहीं पर रुक जाती है, नहीं रुकती, बल्कि वो घूमती रहती है। कुछ देर के बाद वो क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है। पहली बात तो यहां से पता चल गई कि जब मोटर को ऑफ किया है तो वो किसी एक टाइम पर जाके स्टॉप हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रही है। अब हमने स्विच ऑफ कर दिया, जब स्विच ऑफ कर दिया तो कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। जब वो स्टॉप हो जाएगी तो वो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। कहते हैं कि कितना टाइम में होगी, 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में वो स्टॉप हुई है। इसका मतलब है कि पहले 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ वो मूव कर रही है, ओमेगा आई। अब 20 सेकेंड्स गुजरने के बाद वो स्टॉप हो जाती है और वहां पर उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो स्टॉप जो हो गई है। कहते हैं कि जो एंगुलर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का क्या मतलब है, डिसेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर ऑब्वियसली जब स्पीड कम हो रही है, एंगुलर स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव ही होगी। जब नेगेटिव होगी तो हमने क्या लिखा है, रिटार्डेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अवर टी, और यहां पर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई जब 0 में से ये चीज माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगी, यानी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। कहते हैं कि जब इसने स्टॉप किया है, अब पहले इतनी एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा था, 20 सेकंड के बाद इसने स्टॉप कर दिया। अब इन 20 सेकंड में एक्चुअली उसने कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं, ऑब्वियसली वो घूमती रही होगी मोटर, घूमते 20 सेकंड के बाद उसने स्टॉप कर दिया। कहता है कि उसने कितने चक्कर कंप्लीट किए हैं, उसने कितनी रेवोल्यूशंस की हैं, यानी हमने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन को यूज करते हैं, जिस तरह एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन क्या है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, यही थी। सेकंड क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। यही थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। अब या तो इस इक्वेशन को यूज करके हम थीटा फाइंड कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन को भी, यानी इसमें से ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आपका जी चाहे आप यूज करके थीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब मसला कहां पर है,
ओमेगा आई भी गिवन है, ओमेगा एफ भी गिवन है, टी भी गिवन है। जो चीज गिवन नहीं है वो अल्फा है, इसमें भी अल्फा आ रहा है, इसमें भी अल्फा आ रहा है, तो मुझे पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अब फिर मैं अल्फा कौन सी इक्वेशन से फाइंड करूंगा, इस इक्वेशन को यूज करते हुए, यानी इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं पहले अल्फा फाइंड करूंगा, फिर वो वाला अल्फा मैं या इस इक्वेशन में पुट करूंगा या इसमें पुट करूंगा और बाकी वैल्यूज पुट करूंगा, वहां से मुझे थीटा मिल जाएगा। अब अगर मैं यहां से इससे अल्फा फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, अल्फा फाइंड करूं, और फिर वो अल्फा इधर लगाकर टी की वैल्यू भी लगाकर ओमेगा आई की वैल्यू भी लगाकर मैं थीटा फाइंड कर लूं, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। यानी इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन को यूज करते हुए मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या एडिंग हो जाएगी, डेटा की। तो डेटा की एडिंग में वो चीजें आपने लिख देनी है जो कि गिवन है। अब यहां पे सबसे पहले क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो लिख दीजिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा आई इज इक्वल टू कितनी है, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन देखिए यहां पर रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ये ऐसा यूनिट तो नहीं है, इसका ऐसा यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होता है। इट्स मीन बेहतर है कि हम इसको पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि आप डाटा में ही सारी की सारी क्वांटिटीज को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अब रेवोल्यूशन पर मिनट है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1800, यहां पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, अगर मैं इसको पर सेकंड करना चाहता हूं तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, यानी रेवोल्यूशन पर सेकंड में हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा आई इज इक्वल टू 1800 अवर 60, और यहां पे क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब रेवोल्यूशन पर सेकंड तो आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि बेहतर ये रहता है कि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके आप आगे चलें। अगर सारे यूनिट्स एसआई यूनिट्स में ही हो तो वो न्यूमेरिकल करेक्टली सॉल्व होता है, अदरवाइज जो आपका आंसर है वो रॉन्ग आ जाता है, क्योंकि आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से जब दूसरे में शिफ्ट होते हैं तो आपको सारे के सारे जो यूनिट्स हैं उनको उसी सिस्टम ऑफ यूनिट में डालना पड़ता है। क्योंकि हम यहाँ पर एसआई यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं तो सारे के सारे यूनिट्स एसआई होने चाहिए, ये लाजमी है। एंड दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा आई इज इक्वल टू, अब लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो इसका मतलब है कि मैं रेवोल्यूशन की जगह पर 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आवर 60, और यहां से फिर रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एसआई यूनिट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1800 ओवर 60, जनरली इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूं 1800 ओवर 60, ये जीरो खत्म हो गया, 6 3 टाइम और ये 0 इसी तरह से, यानी 30 आ जाएगा। जब 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा आई इज इक्वल टू 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से कुछ आपके पास बन जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट थिंग आपको क्या गिवन है, ओमेगा एफ हमने यहां पर लिखा था, तो ओमेगा एफ किस इक्वल है, 0 के इक्वल है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किस इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0, और साथ में क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो रिक्वायर्ड में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है फार्मूला। अब इसमें क्योंकि 2 फार्मूलाए यूज हो रहे हैं तो फार्मूलाए की हेडिंग होगी, क्या हेडिंग होगी, फार्मूलाए। अब यहां पर एक ये वाला फार्मूला यूज करना है, यानी इससे हमने अल्फा लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, एंड दिस इंप्लाइज दैट, यहीं से अल्फा को सेपरेट कर ले। अगर मैं यहां से अल्फा को सेपरेट करूंगा तो किस तरह से करूंगा, ओमेगा एफ, इसको ओमेगा आई को इधर ले, माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी,
और यहाँ से टी को नीचे आकर डिवाइड कर दें, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, और ये क्या बन जाएगा अल्फा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, इसमें थीटा ऑलरेडी एक साइड पर है, तो दूसरी आप इस तरह से लिख दें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। उसके बाद यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके ओमेगा एफ ओमेगा आई की वैल्यू पुट करके और टी की वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा अल्फा, वहां से जो अल्फा मिल जाएगा उसको यहां पर पुट करेंगे, साथ टी और ओमेगा आई की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी वो रेडियन में आएगी, क्योंकि डाटा किसमें था, रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो आपने उस रेडियन को अगेन से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेना है। यहां पर हमने क्या किया, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दी है। ओमेगा एफ की जगह पर क्या पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, माइनस ओमेगा आई की वैल्यू ये वाली पुट की है 60 पाई रेडियन पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी थी 20 सेकंड, वो पुट कर दी है। तो यहां पर क्या आंसर आता है, -3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जब 60 और 20 आप करेंगे तो 3 आंसर मिलेगा, माइनस इसी तरह से साथ रहेगा, पाई भी इसी तरह से रहेगा, रेडियन। अब यहां से जब सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर -1 हो जाएगा, तो सेकंड पावर -1 इंटू सेकंड पावर -1, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, यानी सेकंड पावर -1 तो -1 क्या हो जाएगा -2। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अब अल्फा की वैल्यू निकलने के बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी, ओमेगा आई की वैल्यू 60 पाई रेडियन पर सेकंड पुट कर दी है, इनटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड प्लस हाफ, देन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा कितना है -3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इनटू, अब टी है तो टी की वैल्यू 20 सेकंड है, 20 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर टी का स्क्वायर है, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 60 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 20 1200 हो जाएगा, पाई इसी तरह से, रेडियन इसी तरह से आ जाएगा। अब सेकंड पावर -1 इंटू सेकंड, सेकंड पावर -1 सेकंड पावर 1, अब बेसिस से में तो पावर्स क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो सेकंड पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड पावर -1 + 1 -1 + 1 0 हो जाता है, किसी चीज की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, +1/2 -3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से इसका हमने स्क्वायर कर लिया, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, साथ में यूनिट्स को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, अब नीचे 1200 पाई रेडियन इसी तरह से। यहां पर देखें अब 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो साथ 2 0 है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है 600 हो जाता है, तो 600 हमने लिख दिया है, साथ में पाई इसी तरह से। अब रेडियन इसी तरह से आएगा, सेकंड पावर -2 + 2, बेसिस से में पावर ज़्यादा होंगी, अगेन सेकंड पावर 0 हो जाएगा, सेकंड पावर 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1200 - 600 कितना हो जाता है 600, पाई तो इसी तरह से रहेगा और रेडियन इसी तरह से साथ आ जाएगा। अब हमने आंसर को रेवोल्यूशन में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जो गिवन डेटा था उसमें रेवोल्यूशन आ रहा था। अब रेवोल्यूशन में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जिस तरह मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया है, अगर 1 रेडियन निकालेंगे तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब है रेडियन को रेवोल्यूशन में करने के लिए आपको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 2 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 600/2 कितना हो जाएगा 300, तो थीटा कितना आ गया 300 रेवोल्यूशंस। तो यहां पर वो क्या पूछ रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग, यानी इलेक्ट्रिक मोटर स्टॉप करने से पहले कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक मोटर मेक्स 300 रेवोल्यूशंस बिफोर स्टॉपिंग। तो ये है इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्प्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग ए स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। कहते हैं कि एक स्ट्रिंग है इस तरह की, जिसने एक इस तरह का मैस होल्ड करके रखा हुआ है, ये एक बाब है, और ये मैक्सिमम जो टेंशन बर्दाश्त कर सकती है, विथस्टैंड कर सकती है, वो कितनी है 35.6 न्यूटन। कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें जिसके साथ हम इसको इस तरह से वर्टिकल सर्कल में विरल कर सकते हैं, कुछ इस पैटर्न पर। कहते हैं मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें जिसके साथ हम इसको वर्टिकल सर्कल में विरल कर सकते हैं इस तरह से, और इस स्टोन का मैस कितना है 0.5 किलोग्राम। अब यहां पर एक्चुअली यही वाली डायग्राम मैंने ड्रा की है कुछ इस तरह से,
ये एक स्टोन है, ये स्ट्रिंग है, और ये एक स्पोर्ट है जिसके साथ इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, इस तरह से। यही वाली डायग्राम यहां पर मैंने ड्रा कर दी है। तो यहां से इसको जरा समझते हैं। देखिए यहां पर जब ये स्टोन इस जगह पर होगा, लेट्स से यहां पर ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, अभी इन तीनों को भूल जाइए, आप इसको कंसिडर कीजिए। यहां पर इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, देखिए जो भी बॉडी है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, इस स्टोन पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ये बाल पर जो भी है। अब इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है एक्चुअली वही इसका वेट, और वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इट्स मीन कि यहां पर इस तरह से एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि क्या है, W इज इक्वल टू mg। और ऑब्वियसली जब एक डाउनवर्ड फोर्स यानी इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये स्ट्रिंग इसको इस सेंटर की तरफ पुल कर रही है यानी अपवर्ड पुल कर रही है। तो इस केस में जो टेंशन है वो भी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, कुछ इस तरफ। ये क्या है, टेंशन T। अब एक्चुअली टेंशन है क्या चीज, टेंशन वो फोर्स है इसके साथ स्ट्रिंग इसको पुल कर रही है। अब जब स्ट्रिंग ने इसको पुल करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो यही जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अप्लाई हो रही है, दैट इज द टेंशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर वेट किस तरफ एक्ट करेगा, ऑब्वियसली इस तरफ एक्ट करेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वेट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड। W इज इक्वल टू mg। और टेंशन इस केस में भी किधर एक्ट करेगी, इस तरफ ही एक्ट करेगी, हमेशा टुवर्ड द सेंटर। अब इस केस में वेट किधर एक्ट करेगा, वेट तो फिर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू mg, इधर भी इसी तरफ होगा, W इज इक्वल टू mg। और टेंशन इस केस में किधर है, ये भी टुवर्ड द सेंटर होगी, ये T भी टुवर्ड द सेंटर ही होगा। इस केस में वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और टेंशन किस तरफ होगी, इस तरफ ही होगी, T टेंशन, और वेट W इज इक्वल टू mg क्या है, इस तरफ है। यानी वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब यहां पर इस स्ट्रिंग को सर्कल में कौन सी फोर्स घुमा रही है, ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रही है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर एक्चुअली देखने वाली बात यह है कि इस स्टोन पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। जब ये इस पोजीशन पर है तब भी टेंशन और ये एक्ट कर रही है, जब इस पोजीशन पर है तब भी टेंशन और ये एक्ट कर रही है, जब इस पोजीशन पर है तब भी टेंशन और ये एक्ट कर रही है, जब इस पोजीशन पर है तब भी टेंशन और वेट, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं। यहां पर बात करते हैं, और यहां पर जरा बात करते हैं इस टॉप पर और बॉटम पर। देखिए बॉटम पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी होगी, Fc इज इक्वल टू, ये सारे का सारा भी रफ करके मैं आपको एक्चुअली सेंस दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह से करना है। अब देखिए Fc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस स्टोन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्वियसली वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे ही नहीं आ जाती, बल्कि उसके पीछे कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहां पर इस स्टोन पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, और वो दो फोर्सेस हैं टेंशन और W इज इक्वल टू mg। तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे। यहां पर स्टोन पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं टेंशन और mg, तो टेंशन प्लस, अब देखें जो mg W इज इक्वल टू mg ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी टेंशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट है वेट की डायरेक्शन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस mg। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू T माइनस mg, और दिस T इज इक्वल टू, इस mg को इधर ले आए तो Fc प्लस mg हो जाएगा, Fc प्लस mg। अब यहां पर T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर r प्लस mg। तो इसका मतलब है कि बॉटम पर इस पॉइंट पर जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग है वो कितनी है, mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। जब ये स्टोन इस तरह सर्कल में विरल कर रहा है, याद रखें ये टेंशन उस वक्त होगी जब ये स्टोन सर्कल में विरल कर रहा है। अगर स्टोन सर्कल में विरल नहीं कर रहा बल्कि इसी जगह पर है नीचे है, तो फिर टेंशन और ये वेट एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे, यानी T इज इक्वल टू mg हो जाएगा। लेकिन जब सर्कल में विरल करेगा तो यहां पर एक और फैक्टर भी आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv स्क्वायर ओवर r। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब स्टोन इस जगह पर होगा तो जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, mv स्क्वायर ओवर r। T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस केस में वेट और टेंशन दोनों एक तरफ एक्ट कर रहे हैं, और जो Fc होगी वो कितनी होगी, Fc इज इक्वल टू T प्लस, अब दोनों एक ही तरफ एक्ट कर रहे हैं तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन ही होगा, तो ये mg हो जाएगा। अब यहां पर टेंशन फाइंड कीजिए, T इज इक्वल टू, अब ये mg इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे Fc माइनस mg।
तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स इसकी इक्वल होती है माइनस mg हो जाएगा। इट्स मीन कि टॉप पर है जब ये स्टोन, तो उस वक्त जो टेंशन दी स्ट्रिंग है वो कितनी है, mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। ये ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये बात क्लियर कर चुका हूं। अब जहां पर जो टेंशन होगी ऑब्वियसली वेट तो इधर ही एक कर टेंशन mv स्क्वायर ओवर r होगी, यहां पर भी mv स्क्वायर ओवर r होगी। तो मेनली ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं। देखें अब सर्कल में ये वाली बॉल या फिर स्टोन, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा हुआ, आप स्टोन ही कंसीडर करें, ये स्टोन इस तरह से इस सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में विरल कर रहा है। जब वो स्टोन बॉटम ऑफ द सर्कल पर पहुंचता है तो उस वक्त स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होती है, T इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। जब वही स्टोन विरल करते हुए यहां पर पहुंचता है टॉप ऑफ द सर्कल पर, तो उस वक्त जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो कितनी है, T इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। यहां पर ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब यहां पर देखिए ये वाली टेंशन मैक्सिमम है, ये वाली टेंशन मैक्सिमम है। देखिए यहां पर mg माइनस हो रहा है, यहां पर mg प्लस हो रहा है। जब दो चीजें प्लस हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये वाली टेंशन बड़ी होगी, तो इसका मतलब है यहां पर टेंशन क्या होगी, T मैक्सिमम। तो हमें जो यहां पर दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन, यानी स्ट्रिंग मैक्सिमम जो टेंशन बर्दाश्त कर सकती है वो कितनी है, 35.6 न्यूटन। तो यहां पर फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमने बनाया है T मैक्सिमम इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, इसमें T मैक्सिमम की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें और जो मैस है उसकी ये वैल्यू पुट कर दें। जो R है, अब R कितना होगा, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी 0.5 मीटर, वो पुट कर दें, प्लस M, यहां पर M हमने लिखा है 0.5 किलोग्राम, वो पुट कर दें, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दें, तो एक V रह जाएगा। यहां से फिर हम V को फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहां पर फिर पहले डेटा की हेडिंग लगाते हैं, ये सारी चीजें लिखते हैं और उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करते हुए इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, डेटा की। तो डेटा की हेडिंग लगा दीजिए। डेटा में सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर R, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है और इस सर्कल का रेडियस भी ये बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मैक्सिमम टेंशन, अब मैक्सिमम टेंशन कितनी है, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू T मैक्स, यानी मैक्सिमम टेंशन, और ये कितनी है 35.6 न्यूटन। कहते हैं कि स्टोन का मैस कितना है 0.5 किलोग्राम। मैस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू स्मॉल m, क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा हुआ है, स्मॉल m कहा हुआ है, ये देखें mv स्क्वायर में, तो स्मॉल m कितना है 0.5 किलोग्राम। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास कैन बी विरल्ड विद इन अ वर्टिकल सर्कल, यानी हमने मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे यहां पर, रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाकर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम स्पीड, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्या कह रहे हैं, v कह रहे हैं। अब यहां पर नेक्स्ट थिंग क्या होगी, फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे। अब फार्मूला में आपने सारी वाली कहानी उठाकर लिख देनी है कि टेंशन कब मैक्सिमम होगी, जब स्टोन जो है वो बॉटम ऑफ द सर्कल पर होगा। क्या लिखेंगे, इन ए वर्टिकल सर्कल द मैक्सिमम टेंशन अकर्स, कहां पर आती है, अकर्स एट द बॉटम। मैक्सिमम टेंशन कहां पर आ रही है, बॉटम पे, क्योंकि वो खुद कह रहा था ना कि मैक्सिमम टेंशन इतनी है, तो वहां से हमें पता चला कि हमने मैक्सिमम टेंशन वाला केस लेना है। तो मैक्सिमम टेंशन एट द बॉटम है, और वो कितनी है, दैट इज, वो टेंशन कितनी आ रही है, T मैक्सिमम इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। अब यहां पर देखिए हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, यहां से हमने v फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, mg को उठाकर आप इधर ले आइए, किस तरह से लेकर आएंगे, T मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, क्योंकि v हम फाइंड कर रहे हैं, यहां पर भी आप इंप्लाइज लिखेंगे। देन दिस इंप्लाइज दैट
यहां से वी स्क्वायर को फाइंड करें तो वी स्क्वायर किस तरह से आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किस तरह से बनेगा, आर इंटू टी मैक्सिमम माइनस एम जी अवर एम, कुछ इसी तरह का केस बनेगा। देखिए इस m को इधर लाके डिवाइड किया, r को इधर जाके मल्टीप्लाई किया है और v स्क्वायर एक साइड पर रह गया था, फिर साइड्स क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए हैं। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट यहां से v आपने फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू r इंटू टी मैक्सिमम, r इंटू टी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम टेंशन माइनस एम जी अवर m और इसका स्क्वायर रूट, यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तभी होगा ना, यहां पर बल्कि आप लिख भी दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पर क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। जब यहां पर आप सेंटेंस लिख देते हैं तो फिर ये वाला इंप्लाइज हट जाएगा, ये वाला इंप्लाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फार्मूला वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि v निकल कर आ चुका है और हमने v ही फाइंड करना था। अब यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या हेडिंग लगाएंगे, यहां पर कैलकुलेशंस की हेडिंग लगा दी। क्या हेडिंग लगाएंगे, कैलकुलेशंस, क्योंकि बेसिकली ये भी तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ही था। अब हमने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस कर देते हैं, यानी वैल्यूज पुट करके ये रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और वैल्यूज पुट करके यहां से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशंस की हेडिंग में क्या लिखा है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर वैल्यूज पुट कर दी हैं। आर की जगह पर 0.5 मीटर, उसके बाद टी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम टेंशन 35.6 न्यूटन, माइनस मैस कितना था 0.5 किलोग्राम, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.5 किलोग्राम एम की वैल्यू, ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट। v इज इक्वल टू, अगर इस सारी चीज को आप सॉल्व करें तो ये आता है 30.7, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यहां से भी अगर आप सॉल्व करें तो ये मीटर पर सेकंड ही आ जाते हैं। अब याद रखना है कि आपने इस मीटर पर सेकंड को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना बल्कि बाहर ही लिखना है, ये डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेकर ही लिखा है। v इज इक्वल टू 5.5, अब अगर आप 30.7 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है 5.5, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर फिर आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग में क्या लिखना है, वही जो पूछ रहा था, द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए स्टोन कैन बी विरल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए स्टोन कैन बी विरल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इज 5.5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ये वाले डायग्राम भी आपको समझ आ चुकी है, और आपने ये वाले डायग्राम भी प्रॉपर अपने नोट्स में बनानी है, ये इस सॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 3.4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, कि जो फ्लाई व्हील का इंजन है वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ। अब क्या करता है कि जो पावर सोर्स है वो शट ऑफ हो जाती है। कहते हैं कि जब पावर सोर्स को शट ऑफ किया है तो उस वक्त ये इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब कहते हैं कि अगर इसको 3 मिनट्स में स्टॉप करना है, इसको क्या करना है 3 मिनट्स में स्टॉप करना है, तो उस केस में कितनी टार्क रिक्वायर्ड होगी, जब फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां पर भी सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे, थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। देखें यहां पर पहले जब उसने पावर को शट ऑफ किया है पावर सोर्स को, उस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब कहते हैं कि उसको स्टॉप करना है, जब स्टॉप कर देगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है न्यूमेरिकल में, इज इक्वल टू ओमेगा आई इज इक्वल टू 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेवोल्यूशन पर मिनट ऐसा यूनिट नहीं है बल्कि रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट है, तो इसको आपने रेडियन पर सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में। तो ये किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट रफ साइड पर। अब देखें 2100 रेवोल्यूशन इसी तरह से डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यानी हमने यहाँ पर अगर सेकंड लगाना है तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 रेवोल्यूशन कितनी होती है 2 पाई रेडियन की इक्वल होती है, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन की जगह पर 2 पाई रेडियन लिखना पड़ेगा।
तो ये 2100 मल्टीप्लाइड बाई 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2100 मल्टीप्लाइड बाई 2π डिवाइडेड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आई इज इक्वल टू 2100 को 2π से मल्टीप्लाई करें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, और 60 से डिवाइड कर दें इस मिनट को सेकंड में करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया किस तरह से करना है। तो यूनिट क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर ओमेगा आई इज इक्वल टू 2100 मल्टीप्लाइड बाई 2/60, ये आता है 70। जब 70 आ जाता है तो यहाँ पर 70 लिख दें, पाई साथ अभी इसी तरह से रहने दें, रेडियन पर सेकेंड। देन ओमेगा एफ कितना हो जाएगा, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गई है, ये जो फ्लाईव्हील का इंजन था इसे स्टॉप किया है, उसको हमने एक्सटर्नल टार्क देकर स्टॉप किया और वही एक्सटर्नल टार्क हमने फाइंड करनी है। जब स्टॉप हो गया तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट्स, कि 3 मिनट्स में उसको स्टॉप करने के लिए कितनी टार्क रिक्वायर्ड होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर फिर टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कितना है, 3 मिनट्स, 3 मिनट। अब इसको हमने क्या करना है, ऐसा यूनिट्स में सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। और यहां से आपके पास t किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, अब 6 3 18 तो 180 हो जाएगा, 180 सेकेंड। देन उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो लिख दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो डेटा तो यही कुछ था। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, कि कितनी टार्क रिक्वायर्ड होगी। तो रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड में लिखेंगे टार्क, और टार्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टा से। तो इस तरह से लिखेंगे टार्क इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आपने इस चैप्टर में टार्क का कौन सा फार्मूला पढ़ा है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। ओब्वियसली यहां पर यही वाला फार्मूला लगेगा। इसको रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करना है, कहते हैं कि कितनी टार्क आपको लगानी पड़ेगी अगर इसको आपने 3 मिनट्स में स्टॉप करना है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया हुआ है बट एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, और यहां पर हमने ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और ऑब्वियसली जब वो स्टॉप हुआ है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो रिटार्डेशन होगी, यानी डिसेलरेशन होगी। यहां पर फाइनली फिर हमारे पास टार्क का जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव होगा, जिसके साथ माइनस साइन होगा। एक्चुअली यहां पर माइनस साइन आंसर में क्यों आएगा, क्योंकि देखें अगर एक बॉडी इस सेंस में रोटेट कर रही है, इस सेंस में रोटेट कर रही है, अब आपने उसको स्टॉप करना है, तो आप इस सेंस में टार्क अप्लाई करेंगे तभी वो स्टॉप होगी ना। यानी जिस सेंस में वो पहले रोटेट कर रही है आप अपोजिट टार्क अप्लाई करेंगे। जब आपने यहां पर उसको स्टॉप करने के लिए अपोजिट टार्क अप्लाई करनी है तो फाइनली टार्क के आंसर में आपके पास माइनस आएगा। अब देन फार्मूला फिर कौन सा होगा, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। फार्मूला की हेडिंग लगाइए, फार्मूला टा इज इक्वल टू आई अल्फा, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, और इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अब एक्चुअली अल्फा गिवन नहीं है, देखें डाटा में कहीं पर आपको अल्फा नजर नहीं आ रहा, तो अल्फा को हम कहां से फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। अब अल्फा तो सब इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आता है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन यहां पर फिर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जरा साइड पर इसको लिखते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। देखिए यहां पर हमें टी भी गिवन है, ओमेगा एफ गिवन है, ओमेगा आई भी गिवन है, अल्फा यहां से फाइंड कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, इट्स मीन। तो इसी इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं, फर्दर हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में हमने अब सबसे पहले अल्फा फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ओमेगा एफ इज इक्वल टू
ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, तो यहाँ से ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अवर टी, बार बार हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज के वैल्यूज को उठाकर इसमें लगा दें तो वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ यहाँ पर कितना है, 0 है, क्योंकि उसको स्टॉप करना है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा आई माइनस करेंगे 70 पाई रेडियन पर सेकेंड, 70 पाई रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम, टी कितना है, टी इज इक्वल टू 180 सेकेंड, तो यहां पर लिख दीजिए 180 सेकेंड। अब यहां पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये -70 डिवाइडेड बाय 180, अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड पावर -1 हो जाएगा ऑब्वियसली। जब सेकेंड पावर -1 इंटू सेकेंड पावर -1 आप सॉल्व करेंगे बेसिस से में, तो पावर ज़्यादा हो जाएंगी, -1 यानी सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। तो फिर यूनिट क्या बन जाएगा, पाई तो साथ इसी तरह से आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं पर आप पाई की वैल्यू भी पुट कर दें साथ ही, इजी हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -70 ओवर 180, और पाई को हम क्या लिखते हैं 3.14, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें और उसके बाद राउंड ऑफ करें तो अल्फा इज इक्वल टू -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में उठाकर वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में वैल्यूज को उठाकर पुट कर दें तो हमें मिलेगा, वी गेट टा इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई क्या है यहां पर, 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या है 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, देखें 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 36, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, तो ये आपके पास कुछ आ जाता है, टा इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट -43.92, तो लिख दीजिए 43.92, अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2। इन यूनिट्स को आप सॉल्व करें, देखें रेडियन तो जो है एक्चुअली एक रेशियो है, आर्क लेंथ अवर रेडियस, तो इसको तो कंसिडर करें या ना करें, जस्ट हमने एक एंगल का यूनिट लिया हुआ है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसका कोई इतना मसला नहीं है। एक्चुअली जो मेन यूनिट्स है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2 है। तो यहां पर अब यूनिट क्या बन जाएगा, देखिए टार्क का यूनिट एक्चुअली क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर ही इसकी इक्वल होता है ना, देखिए न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, और यहां से यूनिट क्या बन रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, तो यहां से अगर सेपरेट कर लें किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, 1 मीटर हम सेपरेट कर लें तो ये किस इक्वल बनेगा, न्यूटन की इक्वल, और साथ मीटर इसी तरह से आ जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिट्स को सॉल्व करके भी हमारे पास क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर, और टार्क का यूनिट होता भी क्या है, न्यूटन मीटर। यहां पर अब ये नेगेटिव साइन एक्चुअली क्या शो कर रहा है कि अगर कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, देखिए यहां पर क्या कह रहा था कि फ्लाई व्हील का इंजन रोटेट कर रहा है, मान लीजिए फ्लाई व्हील का इंजन पहले इस तरह से रोटेट कर रहा है, अब आप भी अगर इसी डायरेक्शन में टार्क अप्लाई करेंगे फिर तो और रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ना, आपने इसको स्टॉप करना है। इसका मतलब है कि जब इस डायरेक्शन में वो इंजन रोटेट कर रहा है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में टार्क अप्लाई करनी पड़ेगी। इस तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन में टार्क अप्लाई करनी पड़ेगी तो वो यही पूछ रहा था ना कि वो टार्क फाइंड करें जिसके जरिए इसको आप स्टॉप करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपोजिट अप्लाई करेंगे तभी स्टॉप होगा ना इंजन, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया है। तो नीचे आपने सेंटेंस देना है, द नेगेटिव साइन शोज दैट टार्क इज एक्टिंग एज अ रिटार्डिंग टार्क या फिर अपोजिंग टार्क, कि जो टार्क है ये रिटार्डिंग टार्क होगी। ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है तो आप एक रिटार्डिंग टार्क अप्लाई करेंगे ताकि वो स्टॉप हो जाए, और आपको कितनी टार्क अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 44 न्यूटन मीटर की टार्क अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो स्टॉप हो जाए इंजन। तो यहां पर फिर हमने इसके बाहर मॉड लगा दिया है,
कि जनरली जो टार्क रिक्वायर्ड है, यानी जितना मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क रिक्वायर्ड है वो 44 न्यूटन मीटर है। अगर इसको आप राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 44 न्यूटन मीटर ही आता है, और आपकी बुक पर भी यही आंसर है। यहां पर क्योंकि जनरली बात कर रहा था कि कितनी टार्क रिक्वायर्ड होगी, कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क जो रिक्वायर्ड होगा उसको स्टॉप करने के लिए वो 44 न्यूटन मीटर है। यहां पर नेगेटिव साइन तो जस्ट ये शो कर रहा है कि हमने टार्क को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो यहां तक न्यूमेरिकल 3.1 से 3.5 तक कंप्लीट होते हैं, और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आज के लेक्चर में हम इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 से 3.10 तक सॉल्व करेंगे, उनको भी इसी तरह कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और आपने भी न्यूमेरिकल्स को इसी तरह प्रॉपर हेडिंग्स के साथ नोट्स में सॉल्व करना है, और देन पेपर में भी इसी तरह से अटेम्प्ट करके आना है, ताकि आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो फाइनली अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।